हर प्रकार के बिहेवियर्स होते हैं। अगर स्पीच डिले भी है तो उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ASD होता क्या है और क्या हम ASD को ASD ही बोलते हैं या कुछ और इसके ट्रेट्स या सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं शुरुआती? आप किसी उस कैटेगरी में भी आप किसी एक सिम्टम्स को डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर माइल्ड ऑटिस्टिक है तो उसमें यही सारे सिम्टम्स होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अर्ली साइंस में सबसे पहले आपको दिखेगा कि उसका स्पीच डिले हो रहा है। स्पीच डिले के साथ साथ आपका अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि सिर्फ बोलना ही नहीं, उसका सिर्फ बोलना डिले नहीं है, स्पीच डिले नहीं है, उसके साथ साथ क्या बोलना है या सामने वाला क्या उससे कहना चाह रहा है वो भी नहीं समझ पा रहा है वो। तो आस्था जी ये बताइए कि अर्ली इंटरवेंशन इन सिनेरियोज में जैसे एक बार पता लग गया तो अर्ली इंटरवेंशन को का होना कितना जरूरी है आपके हिसाब से? 1980s में जो रेशियो था ऑटिस्टिक और नॉर्मल बच्चों का वो था 10,000:1, राइट? आप हैरान रह जाएंगे 2018 में यूएस में इसका रेशियो था 59:1। नमस्ते, आज हम फिर से आए हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ। हर बार हमारी कोशिश रहती है हम किसी न किसी एक्सपर्ट को लेकर के आएँ, उनकी फील्ड के बारे में जानें, समझें कि चीज़ें कैसे होती हैं, बिकॉज़ हर एक इंसान को हर चीज़ के बारे में नहीं पता होता। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक है ऑटिज़म। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि माता पिता बहुत एफ़र्ट लगाते हैं एक छोटे से बच्चे को जन्म से लेकर के जब तक वो कॉलेज तक या इवन शादी तक, इंडिया में तो ऐसा होता है, बहुत कोशिश करते हैं उसकी परवरिश के लिए, नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रकृति का विधान या जो भी कुछ होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है और इस कारण से कई बार हम देखते हैं कि डेवलपमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है। और जब हम एक बच्चे की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये दो लेवल पर प्राइमरली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला मेंटल और दूसरा हेल्थ लेवल पे। तो हेल्थ कैसा है उसके लिए नरिशमेंट वगैरह, एनवायरनमेंट वगैरह काम करता है, लेकिन मेंटल हेल्थ जो है, ब्रेन डेवलपमेंट, माइंड जिससे काम करता है, वो बहुत एसेंशियल होता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। आज इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। और हमारे साथ आज जो हैं, एक कोई एक्सपर्ट ऐसे नहीं है जो कि एकेडमिकली एक्सपर्ट हैं, लेकिन लाइफ के तजुर्बे ने इन्हें इतना एक्सपर्टीज़ दिया है क्योंकि इन्होंने खुद अपने बच्चे के साथ डील किया है, उस परिस्थिति को मैनेज करने में बहुत इफ़ेक्टिवली इन्होंने काम किया है। आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बिना समय लगाए हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं आस्था अवस्थी जी से, जो कि एक मदर हैं और इनके बच्चे के साथ भी डेवलपमेंट को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न आया था, जो उन्होंने बहुत टैक्टफुली, बहुत हौसले के साथ मैनेज किया। आज इन्हीं से सुनते हैं कि एज अ मदर जर्नी कैसी रही है और आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। सो लेट्स वेलकम आस्था अवस्थी जी, मदर ऑफ अ चाइल्ड एंड अ प्राउड चाइल्ड, और उन्होंने किस तरीके से काम किया। सो वी वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट आस्था जी। थैंक यू उमेश जी, नमस्कार। थैंक यू फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला एकेडमिकली मैंने कोई सर्टिफिकेशन या कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, कोई ऐसी स्पेशल एजुकेटर की या थेरेपीज़ की, बट जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैंने नॉलेज गेन किया है। प्लस मैं कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ से जुड़ी हूँ, मेरे कुछ ऐसे मेंटर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो वो जो नॉलेज मैंने गैदर करी है वो मुझे लगता है जो लोग नहीं जानते हैं ऑटिज़म के बारे में, या अभी नए ऐसे लोग जिनके अभी डायग्नोसिस हुआ है बच्चों का और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उनको कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, क्या किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, उनके लिए शायद मेरा ये थोड़ा बहुत नॉलेज बहुत काम आ जाएगा। श्योर, डेफिनेटली। सो आस्था जी, आप हमें ये बताइए कि आपको पता लगा कि आपके बेटे के साथ भी ऑटिज़म, ASD, जिसे हम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, ये कंसर्न आपको 2 साल का जब आपका बच्चा था तब आपको ये समझ आया, पता चला।
तो उस दौरान से अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? आपने क्या क्या चैलेंजेस, मुश्किलें फेस की हैं और आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया है? देखिए, जब मेरा बेटे को डायग्नोसिस हुआ था तो वो 3 इयर्स का था। बहुत अर्ली साइंस मिलने लगते हैं, जैसे कि वो उस पे हम डिस्कशन करेंगे अभी, बट अर्ली साइंस मिलने लगते हैं और उससे आपको एक आइडिया मिलने लगता है कि जैसे नॉर्मल बच्चे उस एज पे हैं, आपका बच्चा कई सारे स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स को नहीं टच कर पा रहा है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा समझना चाहिए और कई पेरेंट्स को दिखने लगता है कि हाँ, वो ऐसे ही मुझे भी दिखने लगा था कि उसका स्पीच डिले होने लगा था और कई ऐसे चीज़ें दिखने लगी थी जो उसकी एज के बच्चे कर पा रहे थे बहुत ईज़िली, पर वो नहीं कर पा रहा था। तो ये डिसाइड हुआ कि हम उसे ले जाएंगे और उसका डायग्नोसिस कराएंगे, मतलब उसका असेसमेंट कराएंगे। तो वी वेंट टू अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, और वहाँ पे जाकर के जब एक फॉर्म दिया जाता है, ठीक है, आपको ऐसे तो कोई डायग्नोसिस नहीं है कि कोई टेस्ट होता हो, ब्लड टेस्ट सॉर्ट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये असेसमेंट होता है ऑन पेपर, जहाँ पेरेंट्स को एक क्वेश्चनआयर दिया जाता है। वहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आपका बच्चा ये कर पाता है क्या, बच्चा डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस एज ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो उस क्वेश्चनआयर को जब आप भरते जाते हो तो आपको भी क्लियर होता जाता है कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ सच है या फिर ये मेरा भ्रम था। तो उस क्वेश्चनआयर को भरने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको क्लियर करते हैं कि ऑटिज़म है या नहीं है, या है तो वो किस कैटेगरी पे फॉल कर रहा है, माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर। और ऑटिज़म ना उमेश जी एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में हर प्रकार के आपको कोई एक प्रकार का सिम्टम नहीं दिखेगा। हर बच्चा एक अलग सिम्टम शो करेगा, हर प्रकार के बिहेवियर्स होते हैं। अगर स्पीच डिले भी है तो उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। और भी कई ऐसे ट्रेड्स शो करते हैं जो शायद मेरा बच्चे ने शो नहीं किया पर किसी और बच्चे ने शो किया होगा। तो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है वो भी पता लग जाता है आपको। आने वाले समय में आपको उसको कौन सी थेरेपीज़ देनी है, कितनी थेरेपीज़ देनी है, वो कितने समय तक चलेंगी, किस प्रकार की हेल्प आपको चाहिए होगी और बच्चे को चाहिए होगी, वो उस स्टेज पे क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो आस्था जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, ये होता क्या है, बड़े सिंपल तरीके से, क्योंकि हम सब तैयार नहीं होते हैं इसके लिए या पढ़ाई कर लें जब बच्चा जन्म लेता है ना, बट जब ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम रिसर्च करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, डॉक्टर से पता चलता है वगैरह वगैरह। तो इस अंतराल में जैसा आपको पता चला, तो आपके हिसाब से हमारे दर्शकों के लिए ASD होता क्या है, और क्या हम ASD को ASD ही बोलते हैं या कुछ और इसके ट्रेट्स या सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं शुरुआती? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ASD को मेडिकल टर्म्स में ASD ही बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये बेसिकली बच्चों में ही पाया जाता है और बच्चों में भी ये पैदाइशी होता है। कोई अगर बोले कि उनके पैदा होने के बाद ये उनमें आया है डिसऑर्डर, तो ऐसा नहीं होता है। ये बाय बर्थ होता है और इसके अभी तक कोई कारण नहीं पता लगा पाया है। मेडिकली अभी इस पे रिसर्च जारी है और अगर इसके कारणों पे आप फिर भी जाएं कि क्यों होता है, तो ऑटिज़म का कारण सिर्फ इतना होता है कि या तो जेनेटिक होगा। अभी तक जितना शोध हुआ है उस पे यही पता लगा है कि जेनेटिक होता है 90%। 10% ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का आसपास का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल हो, उसको बहुत एंजाइटी हो या वो डिप्रेशन में हो, उस वजह से बच्चे पे इसका इम्पैक्ट आए। तो उस वजह से भी बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स आ सकते हैं, इस कंडीशन आ सकती है। हालांकि इस पे अभी भी रिसर्च है, तो इस पे कुछ बहुत डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कोई डेफिनेट सिम्टम्स नहीं होते। 3 कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर।
माइल्ड ऑटिज्म में भी आपको, जो बच्चे माइल्ड ऑटिज्म में फॉल करते हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसमें भी आपको इतने प्रकार के बिहेवियर्स दिखेंगे, इतने प्रकार के स्पीच डिलेज दिखेंगे, इतने प्रकार के आपको और सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे उनके बॉडी स्टिमिंग में हो गया या उनके ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट में हो गया, कि आप किसी उस कैटेगरी में भी आप किसी एक सिम्टम्स को डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर माइल्ड ऑटिस्टिक है तो उसमें यही सारे सिम्टम्स होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, कि भांति भांति के प्रकार। ठीक है, फिर ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्योंकि न्यूरोलॉजिकल है, ये आपकी बाकी डेवलपमेंट के, बॉडी के डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। स्पीच, बॉडी स्टिमिंग, ठीक है, आपकी ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, आपकी माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन, इनको भी इफ़ेक्ट करता है। राइट। ठीक है, तो अडल्ट ऑटिज्म भी होता है, बट वो एक डिफरेंट पूरा सब्जेक्ट है। बेसिकली ये बच्चों में ही मिलता है और बाय बर्थ होता है। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये थेरेपीज़ के थ्रू ही इस पे काम किया जा सकता है। ओके, तो आशा जी, इसके अर्ली साइंस आपको क्या दिखाई देते हैं? हमें क्या दिखता है उसमें? अर्ली साइंस 2 से 3 साल की उम्र में दिख जाते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अर्ली साइंस को इग्नोर ना करें, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना उसका को कहते हैं ना, रिजिड हो जाता है कंडीशन। तो अर्ली साइंस में सबसे पहले आपको दिखेगा कि उसका स्पीच डिले हो रहा है। स्पीच डिले के साथ साथ आपका अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि सिर्फ बोलना ही नहीं, उसका सिर्फ बोलना डिले नहीं है, स्पीच डिले नहीं है, उसके साथ साथ क्या बोलना है या सामने वाला क्या उससे कहना चाह रहा है वो भी नहीं समझ पा रहा है वो। ठीक है, वो इशारे भी नहीं दे रहा है, वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा चीज़ों को, उसको क्या चाहिए, क्वेश्चंस क्या किए जा रहे हैं। आप अगर बच्चे से पूछो कि तुमको क्या चाहिए, तो वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है उस क्वेश्चन को। ठीक है, उसका जवाब नहीं मिल रहा आपको उससे। ठीक है, वो कोई खिलौना अगर खेल रहा है, आप उस उम्र में आप बच्चों को बेसिकली बहुत सारे खिलौने दे देते हो कि हाँ ठीक है तुम उसमें उलझ रहो। जो न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं, न्यूरोटिपिकल वर्ड यूज होता है नॉर्मल बच्चों के लिए, और इन बच्चों के लिए न्यूरो डाइवर्स। तो न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन खिलौनों से कुछ कुछ बना के खेलने लगते हैं, आपस में फाइट कराने लगते हैं, कार होगी तो रेस करने लगेंगे आपस में। ये बच्चे क्या करते हैं, अगर आप उनको 3-4 खिलौने दे दीजिए साथ में, तो वो उनको एक के बाद एक लाइन से लगा देंगे, और ये बहुत कॉमन है। अच्छा। ठीक है, और ये बहुत क्लियर सिम्टम है कि बच्चे को अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि उनको अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम तो आती ही आती है, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स में कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। उठाने में उनको समझ में नहीं आएगा इसको उठाने में मुझे कितनी ताकत लगानी है। ठीक है, तो ये सारे अर्ली साइंस होते हैं। ओके, सो एज वी अंडरस्टैंड, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अर्ली साइंस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आप उनको बुलाएंगे ना तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप उनको किसी सोशल गैदरिंग में ले जाएंगे तो वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो अपने ही में रहेंगे, वो लॉस्ट रहेंगे, इनवॉलेंट्री हंसेंगे बिना किसी रीज़न के। तो ये सारी चीज़ें अगर दिखने लगें तो आपको डेफिनेटली उनके असेसमेंट के लिए जाना चाहिए। तो बेसिकली फाइन ट्यूनिंग नहीं हो पाती है यहाँ पर, कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, उसके बाद प्रोसेसिंग में डिले होता है, या फिर उस तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाता, इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करता है, और अपने सराउंडिंग में एडजस्ट करने में उसको डेफिनेटली दिक्कत आती है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है। तो ये सारे चैलेंजेस आपको दिख सकते हैं, जैसा आस्था जी ने बताया। ये बताइए, हमने टर्म सुना है वर्चुअल ऑटिज्म और ट्रेडिशनल ऑटिज्म, इसमें फ़र्क क्या है? आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वर्चुअल एज यू नो कि वर्चुअल जो दिख रहा है बट रियलिटी में है नहीं। ठीक है, ये सेम यही मीनिंग है इसका। ऑटिज्म है जो एक्चुअली उसको बाय बर्थ से मिला है, बाय बर्थ उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि वो रहेगा, उसका रिवर्सल, प्रॉपर रिवर्सल मैं कहूँ तो पॉसिबल नहीं है, वर्केबल होता है ऑटिज्म। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म में क्या प्रॉब्लम होता है कि वो बाय बर्थ नहीं होता है,
वो आपके एनवायरनमेंट के थ्रू आप क्योंकि आपके अर्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ब्रेन का, जो कि आपको पता है कि 1 से 5 साल के बीच में बच्चों का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो। तो अगर आपका वो डेवलपमेंट टाइम, ब्रेन डेवलपमेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन टाइम दिया जाता है, मतलब मोबाइल लेके बैठा दिया या टीवी के सामने बैठा दिया, अब वो बच्चा 1 घंटा 2 घंटा देख रहा है या एक आधे घंटे के गैप में फिर उसने देखना शुरू कर दिया, तो उसका मैक्सिमम डे टाइम अगर स्क्रीन के सामने जा रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसको वर्चुअल ऑटिज्म हो जाए। तो इसको आप कैसे देख सकते हो कि वो अगर सही समय पे आपने देख लिया कि भाई हाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था और अभी कुछ समय से वो बोलना बंद कर दिया है या अपने नाम पे जवाब देना बंद कर दिया है या उसमें अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ रहे हैं या लॉस्ट रहने लगा है, इनवॉलेंट्री हंस रहा है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं बैठ रहा है और ऐसा पहले नहीं था या आपको लगता है, तो एक बार डायग्नोसिस करा लीजिए। उस केस में क्या होता है, वर्चुअल ऑटिज्म और ऑटिज्म में ये डिफरेंस पता लग जाता है क्योंकि बच्चे में एक नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। वर्चुअल ऑटिज्म के केस में वो पॉइंट आउट करता है चीज़ें, ठीक है। ऑटिज्म में ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल लॉस्ट होते हैं। तो वहाँ पे आपके वर्चुअल ऑटिज्म को वापस लाना आसान है और बच्चों को फिर से नॉर्मल टिपिकल लाइफ देना आसान है क्योंकि वो रियल ऑटिज्म नहीं है, वो आपके बच्चे के जब आपका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, आपने उसको बहुत स्क्रीन टाइम दे दिया है तो वो उसका डेवलपमेंट डिले हो गया है। राइट। तो इससे हमें ये भी समझ आता है कि जो नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस है, अगर उसमें हम इंटरफेरेंस करते हैं, जैसे मोबाइल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। और आजकल तो ये बहुत कॉमन बात हो गई है, हम देखते हैं कि बच्चों को बिजी रखने के लिए, खाना खिलाने के लिए हमने मोबाइल दे दिया। क्या ये सही है? हम सही नहीं कर रहे हैं, उसको नेचुरल ग्रोथ देना चाहिए हमें। तो आस्था जी ये बताइए कि अर्ली इंटरवेंशन इन सिनेरियोज में, जैसे एक बार पता लग गया, तो अर्ली इंटरवेंशन को का होना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना आप अर्ली इंटरवीन करोगे, मतलब आपने सिम्टम्स देखे, साइंस देखे और फिर आपने असेसमेंट करवाया, आप थेरेपीज के साथ वर्क करना शुरू कर दिया उतने बच्चे पे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, उतनी जल्दी आपको पाथ पता लगता है, उतनी जल्दी आपका माइंड क्लियर होता है कि मुझे अपने बच्चे के साथ कैसे और क्या काम करना है। आप जितनी जल्दी उस पे काम करना शुरू करते हो, उसके जो सिम्टम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में आप हेल्प करते हो। तो बेसिकली जितना जल्दी आप इंटरवीन करोगे उतनी जल्दी वो स्कूल जाना शुरू कर देगा। नॉर्मल स्कूल हो सकता है जल्दी और उसका एडमिशन हो जाए, जाने लगे, बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। तो जितना बचपन में ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, उतना बड़े होकर के उसके लिए आसान हो जाता है क्योंकि बाकी फिर वो क्या होता है कि एक पाथ है, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, अब आप काम नहीं करोगे, डिले होता जा रहा है, तो ये ऐसे गैप बढ़ता जा रहा है, राइट, ठीक है। और अगर आप काम कर रहे हो तो ये गैप पैरेलली आप फिल करते जा रहे हो, ब्रिज कर देंगे, राइट। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर कि आप जब तक बच्चे के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं करता है कोई, तब तक पता भी नहीं लगता है कि उसको ऑटिज्म है, अगर आप अर्ली इंटरवेंशन करते हो तो। फाइन। आपने कहा कि थेरेपीज़ वगैरह पे काम करना होता है, थेरेपीज़ हेल्प करती हैं, तो ये थेरेपी कौन करता है? क्या पेरेंट्स खुद से कर सकते हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकली सर्टिफाइड लोग हैं जो ये करते हैं? हाउ इज़ दैट डन? बिल्कुल मेडिकली सर्टिफाइड लोग हैं और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं और दे आर वर्किंग वेरी वेल। और आप थेरेपी सेंटर्स पे जाइए। बेसिकली तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरत होती है अर्ली स्टेज पे जिस थेरेपी की, वो होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये थेरेपी आपके बेसिकली माइंड और बॉडी को इंटरकनेक्ट करने में हेल्प करती है, कोऑर्डिनेट करने में, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स पे आपके काम होता है अर्ली स्टेजेस में। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो आपके जो सेंसरीज इश्यूज होते हैं या मोटर स्किल्स इश्यूज होते हैं, वो उससे काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इवन इसके बाद ASD थेरेपी होती है, उसके बाद आपकी स्पीच थेरेपी होती है,
ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन थेरेपी होती है, बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, दे हेल्प अ लॉट। और ये इसके लिए प्रोफेशनल लोग हैं अवेलेबल सोसाइटी में, दे आर वर्किंग वेरी गुड। इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं एक्चुअली। आप एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मैं मुझे शायद पहले आपको बताना चाहिए था कि 1980s में जो रेशियो था ऑटिस्टिक और नॉर्मल बच्चों का, वो था 10,000:1, राइट। आप हैरान रह जाएंगे, 2018 में यूएस में इसका रेशियो था 59:1। ओके, मतलब in every 59 children, one is autistic. Right. आज यूएस में इसका रेशियो है 36:1 और इंडिया में है 100:1, मतलब 100 में से एक बच्चा। राइट। इंडिया में 1,80,00,000 बच्चे ऑटिस्टिक हैं आज की डेट में। तो आप जिस हिसाब से ये जो बढ़ रहा है, एक अच्छी खासी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन हमारे सामने होगी आने वाले समय में 10 या 20 सालों में जो ऑटिस्टिक होगी। तो आपको नहीं लगता हमें उनके लिए प्लान करना पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली, बट कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा था किसी रिसर्च पेपर में आशा जी कि हमने शायद अपनी जो मेजर्स हैं, जिस तरीके से डायग्नोस करते हैं, उसको भी थोड़ा स्ट्रिंजेंट कर दिया है। तो वो भी एक थोड़ा फैक्टर प्ले करता है जो ये परसेंटेज हमारा इस तरीके से दिख रहा है। एक्चुअली क्या है कि स्ट्रिंजेंट नहीं कर दिया है, पहले इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम थी। और जैसे कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं कि अरे ऐसा तो हमारे परिवार में वो था, वो भी बहुत देर से बोला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने लगेगा, अरे तुम ज़्यादा सोच रही हो। ये सारे फैक्टर्स थे, बट आज के टाइम में पेरेंट्स अवेयर हैं। राइट, तो वो एक फैक्टर है। ठीक है, तो साइंटिफिकली हमें पता लग रहा है कि ये दिक्कत है और इसको डायग्नोस कर लेना चाहिए। आप ये बताइए कि जब आपने इसको समझा जाना कि ऐसा है, तो ये हमारे लर्निंग को, सोशल स्किल्स को, बाकी चीज़ों को, बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। तो आपकी की स्ट्रैटेजीज़ क्या थे? बहुत ब्रीफली आप हमारे दर्शकों को बताइए। की स्ट्रैटेजीज थे कि सबसे पहले तो बिहेवियर सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि जब तक बिहेवियर नहीं सॉर्ट आउट होगा तब तक आप उसको बैठा करके कुछ सिखाना या बताना या लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपका बिहेवियर सॉर्ट आउट नहीं है। बिहेवियर को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले है कि उसको उसके इन्वायरमेंट से आप अवगत कराएं। कहीं भी जाएं उसको एक्सपोजर दें, ठीक है। आप जितना एक्सपोज करोगे इन्वायरमेंट से उसको आप बताओगे कि अच्छा वहाँ देखो वो ट्री है, उसको आप बिलीव नहीं करोगे कि उनको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती हैं। उनको ये भी नहीं पता है ये चेयर है, इवन एट द एज ऑफ 3। तो आप ये बताओ, ये देखो, जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर करोगे उनका दिन, जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करोगे सब और उनका बिहेवियर पे काम करोगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तब उनकी लैंग्वेज पे आएंगे। फिर उनसे आप बेसिकली उनको जितना इन्वॉल्वमेंट देंगे, यही की स्ट्रैटेजी है। प्लस आप थेरेपीज़ में डालिए, थेरेपीज़ में जो आप सीख रहे हो, जो वो सीख रहे हैं, उसका इनपुट लेते रहिए कि आज क्या हुआ, अच्छा आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, घर आकर उसकी प्रैक्टिस कराना, यही की इनपुट्स है इनिशियल स्टेज में। सबसे पहले बिहेवियर पे काम होता है, जितना प्रैक्टिस होगा। सो इन पे आप कह रहे हैं कि उनके बिहेवियर पे काम करेंगे, लर्निंग पे देख लेंगे कि लर्न कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हमें पता चलते रहेगा साथ साथ। हाँ, आपको ये भी पता लगाना है कि बिहेवियर अगर आ रहा है तो वो कब आ रहा है और वो उस वक्त बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, क्या रीज़न है उसके बिहेवियर शो करने का। सपोज आपने अपने बच्चे को कहीं बाहर ले गए, अब वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है, उसने चिल्लाना शुरू किया, आपने सोचा कि मैं जब भी इसको बाहर लाती हूँ तो चिल्लाता क्यों है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपने नोटिस की कि बाहर लाती हूँ तो वो चिल्ला रहा है, ठीक है। घर पे चिल्लाने के अदर रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि मेल्टडाउन्स होते हैं ऑटिज्म में। यहाँ बाहर ला करके स्पेसिफिकली चिल्लाने का क्या रीज़न है, तो हो सकता है उसको आसपास का, क्योंकि उनको एक साथ बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होता है। तो भीड़, शोर, लोग, राइट, इतनी सारी लाइट्स, कलर्स, तो वो इतना प्रोसेस नहीं कर पाते। तो ओवरवेल्म होने के कारण, अपने इमोशनल को स्टिमुलेट करने के कारण उनको ये आउटबर्स्ट ईजी लगता है।
अब तो देखिए हम लोग को तो इतना पता नहीं है। अब ये आप बता रही हैं तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ कि हम्म ऐसा क्यों होता है, हम्म बिहेवियर में ऐसा चेंज क्यों आता है। हम्म इसको ज़रा हम ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली ये सारे साइंस ही तो हैं, ये हमें हम्म समझ आता है कि इस पे हमें हम्म काम करना है। ठीक है हम्म आस्था जी, अब आप एक बात बताइए कि ये जो समय होता है, ग्रोइंग एज होता है, बच्चा हम्म 2 साल का है, 5 साल का है, 8 साल हम्म का है, यहाँ पर हमारा फोकस ये भी रहता है कि बच्चे का फोकस और अटेंशन हम्म वो है कि नहीं है, वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। व्यवधान आते हैं, रुकावट आते हैं, इंटरनली तो है ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए फोकस और अटेंशन डेवलप करने के लिए? देखिए, फोकस और अटेंशन दो ही चीज़ों से आती है। एक तो मैंने जैसे आपको बताया ना, उसके एनवायरनमेंट से उसके ऐसा प्रिपेयर करिए कि उसको अपने एनवायरनमेंट में बाकी चीज़ें दिखाई दें। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा माइंड डेफिसिट होते हैं, ठीक है, कोहेरेंट एड्रेस नहीं कर पाते चीज़ों को। लाइक जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मुझे लाइट दिख रही है, माइक दिख रहा है, आप, चेयर, टेबल, सब कुछ, मेरी नज़र सब पे है। अब वो इतना सब कुछ नोटिस नहीं करते। हो सकता है किसी एक पॉइंट पे जाके शायद उस येलो कलर पे उनकी नज़र टिक जाए और वो उसी पे टिकी रहेगी। वो इतना चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाते। और इसीलिए जब तक आप बताते नहीं हो ना उनको, तब तक उनको पता भी नहीं लगता है कि ये बेसिक चीज़ों के नाम क्या है। क्योंकि उनको अपने आप सीखने की वो नहीं होती कैपेबिलिटी, और ना ही क्यूरियोसिटी होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी नहीं होती, राइट। तो सबसे पहली चीज़, उनका अटेंशन अगर आपको बढ़ाना है तो आपको उनका फोकस चीज़ों पे लाना पड़ेगा कि सी दिस इज़ अ चेयर, अच्छा ये चेयर है, ये कौन से कलर की चेयर है, दिस इज़ अ रेड कलर चेयर, ठीक है। तो अब उसका फोकस गया उस पर, ओ दिस इज़ अ चेयर, ओ रेड कलर चेयर, राइट। सो आप किसी एक चीज़ को पकड़ो और उस पर उसका ध्यान ले जाओ, फिर बताओ उस चीज़ के बारे में। तो इस तरह धीरे 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 उमेश जी, इन बच्चों के साथ ना बहुत धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, वो भी बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, ऐसे काम होता है। ये नहीं कि आज आपने ये बता दिया चेयर है, कल हो सकता है आप पूछो नहीं पता होगा उनको, आपको कल फिर से बताना पड़ेगा दिस इज़ अ चेयर। आप कितनी रिलेटेबल बात कर रहे हैं। जब हम नॉर्मल बच्चे की बात करते हैं तो उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले दिन उसको आंसर पता हो। यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं है कि वो क्यों नहीं आंसर दे पा रहा। इट्स डिफ़िकल्ट। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऑटिज़म में भी हाइपर एक्टिविटी होता है? क्या बच्चे को एक जगह बैठने में दिक्कत होती है? तो उसके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे टेक्निक्स वगैरह, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए? एक्चुअली हाइपर एक्टिविटी ऑटिज़म में भी होती है और ADHD में भी होती है। तो ऑटिज़म में हाइपर एक्टिविटी एक अर्ली साइन भी हो सकता है कि जैसे मेरा बेटा था, मेरा बेटा एक कोई प्रॉब्लम थी कि वो 2 and 4th, जैसे सपोज आपकी चेयर है, मेरी चेयर है, इस बीच में जितना डिस्टेंस है वो इतनी डिस्टेंस पे 2 and 4th, 2 and 4th, 2 and 4th ट्रैवल करता रहेगा। क्लास में सिटिंग प्रॉब्लम, सारे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उसको क्लास में टहलना है। और ये नॉर्मल अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है जो न्यूरो डाइवर्स होते हैं। उनको एक जगह बैठना नहीं होता है। बॉडी स्ट्रीमिंग भी प्रॉब्लम होता है, लाइक हैंड फ्लैपिंग, जंपिंग, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी बेसिकली तो अर्ली स्टेजेस में आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको बाद में उनके सिटिंग आवर्स घर पे भी बढ़ाने पड़ते हैं, उनको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना पड़ता है। उसके लिए पहले आपको बिहेवियर सॉर्ट आउट करना पड़ता है। हाइपर एक्टिविटी मेनली सेंसरी की वजह से भी होता है। वो अपने सेंसरीज को स्टिमुलेट करने के लिए जंप करते हैं, फ्लैप करते हैं। तो उसकी बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस है जो आप, जब हम और डीपर जाएंगे इस टॉपिक पे तब हम बात करेंगे उस पर। लेकिन अर्ली स्टेजेस में आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी काफ़ी हेल्प देती है। आस्था जी, एक और चीज़ देखने में आती है कि जैसे पेरेंट्स का जनरली ये रहता है क्योंकि टाइम कम है तो हमने स्कूल में डाल दिया, ट्यूशन में डाल दिया, तो भाई अपने आप स्कूल और ट्यूशन देख लेंगे उसके ग्रोथ का। यहाँ पर हम सोचते हैं कि हमने थेरेपी के लिए डाल दिया, सेशन के लिए डाल दिया, बाकी सारा कुछ का हो गया, हमें कुछ नहीं करना। आई एम श्योर बिकॉज आपने ये जर्नी देखी है। तो आप हमारे दर्शकों को, पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में कि क्या थेरेपी अलोन वुड वर्क, और देयर इज़ अ नीड फॉर अस एज वेल एज अ पेरेंट टू गो हियर एंड स्टैंड अलोंग विद द थेरेपी विच इज़ ऑन गोइंग, जो कि हो रहा है, ताकि वो बच्चे को और सपोर्ट करे?
अभी क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं कि अब मैंने तो थेरेपी में इतने सारे पैसे दिए हैं और अभी उनकी जिम्मेदारी है कि वो मेरे बच्चे को ठीक करके देंगे। उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो अपना काम करें, ये उनका प्रोफेशन है। वो टाइम बीइंग आपके बच्चे को कुछ सिखाएंगे और फिर छोड़ देंगे। आप घर ले जाओगे, मैक्सिमम टाइम आपका बच्चा आपके घर में रह रहा है आपके साथ, राइट? वो थेरेपी में आधा घंटा बैठेगा, जो भी सीखेगा वहाँ छोड़ के आ जाएगा। उसकी प्रैक्टिस आप घर पे नहीं कराएंगे, या आप अपडेटेड नहीं रहेंगे कि मेरे बच्चे को थेरेपी में आप क्या एक्टिविटीज़ करा रहे हो या अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। उसको मुझे एक होमवर्क दीजिए मेरे लिए, ठीक है? आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी थेरेपी सेंटर्स में वो आपको अंदर नहीं आने देते हैं। एक रूम में ले जाएंगे आपके बच्चे को, वहाँ कुछ कराएंगे, जो भी है, जो भी थेरेपी में आपने डाला है, और बाद में अब 45 मिनट्स के बाद आपका बच्चा बाहर आ जाएगा। यू एंड अप पेइंग 500 रुपीज़ और आप अपने घर चले जाएंगे अपने बच्चे को लेके। उसके बाद अपने घर में आपका अपना रूटीन है, अब बच्चा अपने में मगन है। आपको लगा हमने तो थेरेपी करा रहे हैं, थेरेपी करके आ गया है, अब एक दो महीने में बहुत हमको रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको थेरेपिस्ट से जाके बात करनी पड़ेगी कि आप मुझे अगर डेली नहीं दे पा रहे हो तो वीकली मुझे एक होमवर्क दीजिए, जिसको मैं घर पे रोज़ प्रैक्टिस कराऊंगी फॉर दिस वीक। और आपको अपने घर पे अपने बच्चे को, अगर मान लीजिए आप 3 थेरेपी करा रहे हो ना, तो उन 3 थेरेपी की प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर ईच वो करानी पड़ेगी। तब आप एक्सपेक्ट करो कि रिजल्ट मिलेंगे। उसके अलावा आपको सोशल गैदरिंग्स में ले जाओ, वहाँ पे इंटरेक्ट कराने की कोशिश करो। नहीं तो किसी पार्क में ले जा रहे हो कि नहीं कि अब वो बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हो, दोनों लोग हवा, पानी और पक्षी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप बैठे हो अपने बच्चे को लेके बगल में, ठीक है, वो अभी सोशल इंटरेक्शन नहीं है, वो बाकी बच्चों के साथ नहीं खेल पाएगा। आप एक काम करो, आप उसको बताओ कि देखो वो पेड़ है, उसके ऊपर देखो वो चिड़िया बैठी है, ठीक है, अब वो देखो उड़ गई। बहुत बेसिक चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते हैं उमेश जी कि आप जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं 2-3 साल में वो इतने स्मार्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपको पता भी नहीं लगता है, वो अपने आप सब चीज़ें आपको सिखा देंगे 2 चीज़ें। लेकिन इन बच्चों को आपको इतनी बेसिक चीज़ें सिखानी पड़ती है ना। देखो वो उड़ी, देखो आसमान में क्यों उड़ रही है, वो अपने फेदर्स फैला के उड़ रही है। अच्छा, उसको नोटिस हुआ कि हाँ भाई ये चिड़िया थी, अब ऐसे पंख फैलाए उड़ी, तो आप उसको कुछ सिखा ही रहे हो। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आप सो नहीं जाते हो, जब तक वो बच्चा सो नहीं जाता है, कुछ ना कुछ उसको सिखाते रहो, उसको बताते रहो, उसको बोलते रहो, उससे इंटरेक्ट करते रहो। वो अभी आपको जवाब नहीं दे पाएगा, अर्ली स्टेजेस की बात कर रही हूँ, जवाब नहीं दे पाएगा आप, लेकिन आप उससे बोलते रहो कि देखा, ठीक है, उसको हेल्प करो कि अगर वो सिर्फ एक वर्ड पे है, ठीक है, वो सिर्फ पानी बोल रहा है, तो उसको हेल्प करो कि नहीं, पानी लाओ, बोलो पानी लाओ, ठीक है। अगर वो 2 वर्ड पे है पानी लाओ, तो बोलो नहीं, बोलो मम्मी पानी लाओ, राइट, ठीक है। अगर वो मम्मी पानी लाओ बोल रहा है तो आप बोलो कि मुझे पानी पीना है, मुझे पानी दे दो, पूरा सेंटेंस फॉर्म कराओ, राइट। ये आपका घर पे काम है, राइट। सो उसका दिन स्ट्रक्चर करना आफ्टर थेरेपीज वो आपका काम है। आप वो नहीं करोगे, आप बैठ जाओगे कि मैंने थेरेपी कराई तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप 10 साल थेरेपी कराते रहो। और जनरली जो आई थिंक होता होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ऐसा होता होगा कि हमने थोड़ा काम कर लिया और हम रिजल्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉबेबली जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि रिजल्ट मत देखिए कि आज या कल या 1 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, हमें उस पर लगातार निरंतर काम करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा किसका है, अपना बच्चा है, राइट। और एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट, सो इट डेफिनेटली विल टेक सम टाइम, है ना? राइट सर, ऐसा होता है कि कई बार बच्चों के साथ थेरेपी पे भेज दिया, घर पे आप लगे हुए हो, 1-2 महीने में आप एग्जॉस्ट हो गए, राइट, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि मैंने तो बहुत काम कर लिया, इसका इतना स्पीच भी आ गया है, अब मुझे लग रहा है कि पिकअप कर लेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है आप किससे डील कर रहे हो, राइट, ठीक है, ये क्या कंडीशन है, आप क्या डील कर रहे हो, आपको नहीं पता है। अब आता है रिग्रेशन का टाइम, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो गए, आपको लगा मैंने बहुत काम कर लिया, इसको इस स्टेज पे पहुंचा दिया है जहाँ पे इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, बेसिक स्पीच आ गई है, अब इतना आ ही गया है तो ये तो समझता ही है, धीरे धीरे पिकअप कर लेगा। तो अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। आपने जहाँ ये सोचा ना,
आप वापस बिलीव करिए 15-20 दिन में देखोगे कि आप वापस 1 महीने पीछे चले गए हैं. राइट. सो यू अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर वन. ठीक है, हमने एक और टर्म सुना है, जाना है, विजुअल शेड्यूलिंग. ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करता है, इस पे थोड़ा आप बताना चाहेंगे? विजुअल शेड्यूलिंग एक्चुअली क्या है कि क्योंकि ये बच्चे ना बहुत इनकी लर्निंग टाइप्स अलग अलग होते हैं, सभी बच्चों के होते हैं. तो बेसिकली मेनली इनका जो लर्निंग टाइप होता है वो विजुअल होता है. तो देख करके सीखने वाला, पिक्चर्स देख करके सीखने वाला. तो अगर आप विजुअली एक पूरा दिनचर्या इनके एक चार्ट पे बना करके लगा देते हैं और इनको बोलते हैं देखो हम कल सुबह उठेंगे, फिर हम ब्रश करेंगे, फिर हम नहाएंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे, ड्रेस पहनेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स भी, ड्रेस पहनेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, स्कूल से आके करेंगे. तो आपने उनका एक दिन स्केड्यूल कर दिया. पहली बात स्ट्रक्चरिंग हो गई दिन की. ठीक है. अब आपने क्या किया, क्योंकि वो पिक्चर्स में लगा हुआ है तो वो उससे रिलेट कर पा रहा है. राइट. अब क्या हुआ कि अब उसको पता है मैं उठ गया हूँ, ठीक है मैं उठ गया हूँ, अब मैंने ब्रश कर लिया, ठीक है मैंने ब्रश कर लिया. तो आप उसको इनडायरेक्टली, ठीक है, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बना रहे हो. राइट. ठीक है. और दूसरी चीज़, अब वो उसके पास टाइम नहीं है कि वो चिल्लाए, बिहेवियर्स दिखाए, हैंड फ्लैप करता हुआ लॉस्ट घूमे. राइट. उसका दिन स्ट्रक्चर्ड है, उसके पास टाइम नहीं है. ठीक है. हर 1 मिनट के बाद उसको पता है कि मैंने ये एक्टिविटी खत्म कर ली है, अब मेरी ये एक्टिविटी है. तो पहली बात तो उसको पता लग गया है कि स्ट्रैटेजी क्या है दिन की. ठीक है. फिर प्रोसेस क्या है मेरा. ठीक है. उसके बाद स्ट्रक्चरिंग हो गई तो बिहेवियर्स नहीं कम शो करेगा, धीरे धीरे खत्म भी हो जाते हैं ऐसे केसेस में कई बार. तो एक फ्रूटफुल एंडिंग ऑफ द डे आप दे सकते हो उस बच्चे को, और धीरे धीरे ये बहुत हेल्प करता है कि उस बच्चे को मतलब सॉर्ट आउट करने में, तो सॉर्ट रखने में. तो और उसको भी अच्छा लगता है जब उसका ड्रिल स्ट्रक्चर्ड रहता है. तो एट द एंड ऑफ द डे उसको खुद को भी इमोशनली वो बैलेंस्ड रहता है. राइट. सो मतलब विजुअल इंप्रेशन एक अंदर बंदा रहे, सामने रूटीन दिखे, तो उसको रिलेट कर पाए और वो एक्टिविटीज़ को उस तरीके से करे जैसे आम लोग करते हैं. वेरी वेल टेकन. अब एक आखिरी सवाल आपसे आस्था जी, वेरी ब्रीफली हमारे पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप जानिए कि आपके बच्चे के अंदर क्या सिम्टम्स हैं, और जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाइए. ठीक है. अगर मान लीजिए कि सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनको, ठीक है, हो सकता है भगवान करे आपके बच्चे को ऐसा कोई कंडीशन नहीं डायग्नोज हो, बट दिखाना में कोई बुराई नहीं है, आपको असेसमेंट करने में कोई बुराई नहीं है. तो उसमें शर्माइए मत, जाइए असेसमेंट करवाइए. अगर बाय चांस निकल आता है कि हाँ डायग्नोज हो जाता है कि आपके बच्चे को माइल्ड, सीवियर, मॉडरेट किसी भी प्रकार का ऑटिज्म है, तो उसमें अपने अंदर आप जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस लाएंगे, ठीक है, आप खुद को जितनी जल्दी बैलेंस करेंगे, उतनी जल्दी शुरुआत करेंगे अपने बच्चे की लाइफ को बैलेंस करने के लिए, उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, उतनी जल्दी आपका बच्चा धीरे धीरे आप देखोगे कि आप भी इंडिपेंडेंट हो पा रहे हो और वो भी इंडिपेंडेंट हो पा रहा है, और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है कुछ तो रास्ता दिख रहा है मुझे. लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस लाने में देर करोगे, आप अपने आप में डिप्रेस्ड रहोगे, आपको लगेगा ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ही होना था, इसी सब में उलझे रहोगे, तो फिर काम बहुत डिले हो जाएगा और आप अपने रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, उस बच्चे के साथ भी आप गलत कर रहे हो. तो एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो. तो आस्था जी ने ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है कि हो सकता है कि ऐसा कभी किसी के साथ हो, तो इसमें एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर जब तक हम वो नहीं करते हैं तब तक हमारे अंदर एक द्वंद्व चलता है, 1000 तरीके के सवाल आते हैं, मेरे साथ क्यों, ये क्यों, वैसा क्यों, और हम उसी में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं. रादर देन वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो एंड डू समथिंग अबाउट इट. अर्ली इंटरवेंशन की आस्था जी ने बात की, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. अगर हमने सही समय पे पता लग गया और उस पर काम करना शुरू किया, वो डेफिनेटली हमें हेल्प करता है.
सो आस्था जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। हम आपसे और भी बात करेंगे, डेफिनेटली हमारे दर्शकों को अच्छा लगा होगा सुन करके, और आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, जो मुझे समझ आया है जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है आपके बच्चे की। सो वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड टू यू एज वेल इन द एंटायर फैमिली। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी अवेयरनेस समाज में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें समाज को भी तैयार करना है कि क्योंकि एक पॉपुलेशन रेडी हो रही है, मैंने आपको जिस तरह से रेशियो बताया, तो उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। इतने बड़े पॉपुलेशन को हम बिना किसी उस पर छोड़ नहीं सकते, राइट? हमें कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा कि भाई तुम भी किसी लायक हो, तुम भी प्रोडक्टिव बनो। हम उनको अनप्रोडक्टिव नहीं छोड़ सकते इस तरह, और एक्सेप्टेंस सोसाइटी से होगा, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।